15 फरवरी 1942। फोर्ड मोटर फैक्ट्री, सिंगापुर। बोर्ड रूम के अंदर की हवा रुकी हुई है। उमस, पसीने की गंध और जिल्लत के कड़वे एहसास से भरी हुई। बाहर सिंगापुर शहर, पूरब का जिब्राल्टर, अभेद्य किला जल रहा है। जलते हुए तेल भंडारों का काला धुआं सूरज को निगल गया है और कमरे में एक उदास नारंगी रोशनी फैली है। चमकदार लकड़ी की मेज के एक तरफ लेफ्टिनेंट जनरल आर्थर पर्सिवल बैठे हैं, मलाया के जनरल ऑफिसर कमांडिंग। उनका लंबा दुबला शरीर अपनी कड़क खाकी वर्दी में अकड़ा हुआ है, लेकिन उनका चेहरा, वो थकान और नाउम्मीदी का एक मुखौटा है। उनकी आंखें अपने सामने रखे दस्तावेज पर टिकी हैं, बिना शर्त आत्मसमर्पण। उनके उस पार बैठे हैं जनरल तोमोयुकी यामाशिता, मलाया का टाइगर। वो पर्सिवल से एकदम उलट हैं, मजबूत, भारी बदन, गोल चश्मे के पीछे उनकी आंखें तेज और बेसब्र हैं। उन्होंने अभी-अभी नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। उन्होंने सिर्फ 70 दिनों में पूरे मलय प्राय द्वीप को जीत लिया है और ब्रिटिश साम्राज्य को उसके घुटनों पर ला दिया है। वो भी एक छोटी, थकी हुई और कम रसद वाली सेना के साथ। उन्होंने पर्सिवल को धोखा दिया था। उन्होंने ब्रिटिश कमांडर को यकीन दिलाया था कि उनके पास भारी तादाद में सैनिक हैं, कि उनकी वायुसेना शहर को मलबे में बदल देगी, कि उनके सैनिक कोई रहम नहीं दिखाएंगे। यह एक झूठ था। हकीकत में यामाशिता का गोला बारूद खतरनाक रूप से खत्म होने वाला था, लेकिन पर्सिवल, जिनकी पानी की सप्लाई कट चुकी थी, जिनके अपने सैनिक बदहवास थे, जिनका शहर अब किसी भी हाल में बचाया नहीं जा सकता था, उन्होंने यामाशिता की बात पर यकीन कर लिया। यह पल एक साधारण आत्मसमर्पण से कहीं ज्यादा है। यह एक मनोवैज्ञानिक बम है जो ब्रिटिश साम्राज्य के दिल में फटा है। यह किला सिर्फ स्टील और कंक्रीट का नहीं था। यह एशिया में यूरोपीय नस्लीय और सैन्य वर्चस्व का प्रतीक था, और अभी-अभी एक एशियाई ताकत ने उसे चकनाचूर कर दिया था। 2 घंटे पहले पर्सिवल ने आखिरी दिल तोड़ने वाला आदेश दिया था। सभी सैनिक लड़ना बंद कर दें, एक सफेद झंडा फहराया जाए। अब जैसे ही पर्सिवल उस दस्तावेज पर हस्ताक्षर करते हैं, 1,30,000 सैनिकों की किस्मत पर मुहर लग जाती है। उनमें 85,000 अग्रिम पंक्ति के लड़ाकू सैनिक हैं, और उन 85,000 में से लगभग 45,000 सैनिक ब्रिटिश इंडियन आर्मी के हैं। सिख, जाट, राजपूत, गोरखा। वो सैनिक जिन्होंने अपने ब्रिटिश अधिकारियों के अधीन बहादुरी से जंग लड़ी थी। वो सैनिक जिन्होंने राजा, किंग एम्परर के प्रति वफादारी की कसम खाई थी। अगले 48 घंटों में इन 45,000 थके हुए पराजित भारतीय सैनिकों को सिंगापुर की चिलचिलाती धूप में अलग-अलग कैंपों में इकट्ठा किया जाएगा। उन्हें उनके ब्रिटिश अधिकारियों से अलग कर दिया जाएगा। वे अभी यह नहीं जानते। वे नहीं जानते कि यह हार, यह जिल्लत सिर्फ एक अंत नहीं है। यह एक नई, विस्फोटक शुरुआत है। सिंगापुर के धुएं और अराजकता के बीच एक सवाल हवा में तैर रहा था। एक सवाल जो जल्द ही लंदन और नई दिल्ली में बैठे ब्रिटिश हाई कमांड के रोंगटे खड़े कर देगा। क्या एक सैनिक की वफादारी उस राजा के प्रति होती है जिसने उसे गुलाम बना रखा है, या उस जमीन के प्रति जिसे वो घर कहता है? पर्सिवल का आत्मसमर्पण सिर्फ एक किला नहीं गिरा रहा था। यह वफादारी की उस जंजीर को तोड़ रहा था जिसने भारत को 200 सालों से जकड़ रखा था। 17 फरवरी 1942, फेरर पार्क, सिंगापुर। सूरज आग बरसा रहा है। 45,000 भारतीय सैनिक रेसकोर्स के खुले मैदान में बैठे हैं। 2 दिनों से उन्हें ढंग का पानी या खाना नहीं मिला है। उनकी वर्दियां पसीने और कीचड़ से सनी हैं, लेकिन उससे भी गहरी कालिख उनके चेहरों पर है, हार की कालिख। वे युद्धबंदी हैं, पराजित। वे अपने ब्रिटिश अधिकारियों को देख सकते हैं, जिन्हें उनसे अलग एक बाड़े में रखा गया है। कल तक ये भारतीय सैनिक उन गोरे साहबों के आदेश पर अपनी जान दे रहे थे। आज वे एक दूसरे को देख भी नहीं सकते। तभी मैदान में एक हलचल होती है। जापानी सैनिकों का एक छोटा समूह आता है, लेकिन वे आम लड़ाकू सैनिक नहीं लगते। उनका नेतृत्व एक पतला, गंभीर दिखने वाला अधिकारी कर रहा है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है। ये मेजर इवाइची फुजिवारा हैं, जो जापानी इंपीरियल जनरल हेडक्वार्टर के एक खुफिया अधिकारी हैं। फुजिवारा एक जासूस है, सिपाही नहीं।
वह महीनों से मलाया के जंगलों में भारतीय राष्ट्रवादियों और असंतुष्टों के साथ काम कर रहा था। उसकी यूनिट का नाम था एफ किकान फुजिवारा एजेंसी। उसका मिशन युद्ध जीतना नहीं था। उसका मिशन ब्रिटिश साम्राज्य के दिल में आग लगाना था और आज उसे 45,000 माचिस की तीलियां मिल गई थीं। भीड़ में ब्रिटिश इंडियन आर्मी की 14 में से एक पंजाब रेजिमेंट के एक युवा कैप्टन भी बैठे हैं। उनका नाम है मोहन सिंह। उनकी आंखों में हार नहीं, गुस्सा है। वह उन अधिकारियों में से थे जो अंग्रेजों के नस्लवादी बर्ताव से पहले ही तंग आ चुके थे। उन्होंने देखा था कि कैसे ब्रिटिश अधिकारी अपने भारतीय सैनिकों को तोप का चारा, कैनन फॉडर, समझते थे। कैसे उन्हें पीछे हटने के दौरान जानबूझकर पीछे छोड़ दिया गया था। तभी एक ब्रिटिश अधिकारी, लेफ्टिनेंट कर्नल हंट, एक अस्थायी मंच पर चढ़ते हैं। उनके हाथ में एक माइक्रोफोन है। जो शब्द उनके मुंह से निकलते हैं, वे गोलियों से ज्यादा जख्मी कर जाते हैं। आज हंट कांपती आवाज में कहते हैं, मैं आप सबको, भारतीय सेना के सभी रैंक्स को, जापानी सरकार को सौंपता हूं। एक सन्नाटा, 45,000 लोगों का सन्नाटा। यह सन्नाटा किसी चीख से ज्यादा भयानक है। यह सिर्फ एक सैन्य आदेश नहीं था, यह एक धोखा था। जिस राजा के लिए वे लड़े थे, वह उन्हें एक नई गुलामी में फेंक रहा था। वफादारी का वह धागा जो पहले ही खिंच चुका था, अब टूट गया। जैसे ही हंट मंच से उतरते हैं, मेजर फुजिवारा चढ़ते हैं। भारतीय सैनिक नफरत से उसकी ओर देखते हैं। वे एक और जापानी जनरल से क्रूरता भरे भाषण की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन फुजिवारा कुछ और ही करते हैं। मैं आप सबको युद्धबंदी नहीं मानता, फुजिवारा की आवाज गूंजती है। आप मेरे दोस्त हैं। आप एक महान देश के बेटे हैं। ब्रिटिश साम्राज्य अब खत्म हो रहा है। ये एशिया को आजाद करने का समय है। वह हाथ फैलाते हैं। जापान आपकी मदद के लिए यहाँ है। हम आपको अपनी खुद की आजादी की सेना बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। एक सेना जो दिल्ली तक मार्च करेगी और आपकी मातृभूमि से अंग्रेजों को खदेड़ देगी। मैदान में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। यह अविश्वसनीय है। यह एक जाल है या यह एक मौका है? फुजिवारा कैप्टन मोहन सिंह की ओर मुड़ते हैं, जिनसे वह पहले ही संपर्क कर चुके थे। यह सब तय था। मोहन सिंह मंच पर चढ़ते हैं। भाइयों, मोहन सिंह की आवाज में एक नई आग है। हमारे आकाओं ने हमें छोड़ दिया है। उन्होंने हमें भेड़ियों के सामने फेंक दिया है। हमारी वफादारी का कोई मतलब नहीं रहा। लेकिन अब हम अपनी वफादारी अपनी मिट्टी को देंगे। वह जापानी अधिकारियों की ओर मुड़ते हैं। हम तैयार हैं। सिंगापुर के उस रेसकोर्स में उस 17 फरवरी को पहली आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी का जन्म हुआ। लंदन में वॉर कैबिनेट में विंस्टन चर्चिल को बस इतना पता चलता है कि सिंगापुर गिर गया है। उन्हें लगता है कि 45,000 भारतीय सैनिक अब जापान के प्रिजनर ऑफ वॉर कैंपों में सड़ रहे हैं। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि उन सैनिकों को वर्दी, राइफलें और एक नया मकसद दिया जा रहा है। उन्हें अंदाजा नहीं है कि ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे बड़ा सिपाही अब उसी का सबसे बड़ा दुश्मन बनने वाला है। दिसंबर 1942, सिंगापुर। फेरर पार्क में जो उम्मीद जगी थी, 10 महीने में वह कड़वे शक में बदल चुकी है। जनरल मोहन सिंह अब वे कैप्टन नहीं रहे, सिंगापुर में जापानी हाई कमांड के मुख्यालय में बैठे हैं और उनके चेहरे पर गुस्सा है। शुरुआत अच्छी हुई थी। हजारों भारतीय सैनिकों ने स्वेच्छा से आजाद हिंद फौज INA में नाम लिखवाया। उनके लिए नई वर्दियां सिली गईं और उन्हें जापानी राइफलें दी गईं। एक सपना था कि वे जल्द ही बर्मा के रास्ते भारत में प्रवेश करेंगे और अंग्रेजों के खिलाफ दिल्ली चलो का नारा बुलंद करेंगे। लेकिन सपना हकीकत से टकराकर टूटने लगा था। जनरल मोहन सिंह ने बहुत जल्द यह भांप लिया था कि जापानी हाई कमांड के इरादे साफ नहीं हैं। वे INA को एक सहयोगी सेना, अलाइड आर्मी का दर्जा देने में आनाकानी कर रहे थे। वे INA के सैनिकों को बेहतरीन हथियार देने के बजाय उन्हें बर्मा के जंगलों में मजदूरी और सड़क बनाने के काम पर लगाना चाहते थे। मेजर फुजिवारा, जो सैनिकों के दोस्त थे, उन्हें हटा दिया गया था। उनकी जगह कर्नल इवाकुरो किकान,
इवाकुरो की कान ने ले ली थी, जो एक कठोर सैन्य अधिकारी था। उसका नजरिया साफ था। INA एक जापानी टूल है, एक कठपुतली। मोहन सिंह के लिए यह गुलामी का एक नया रूप था, भूरे साहबों की जगह पीले साहब। संघर्ष का असली बिंदु तब आया जब जापानियों ने INA की डिवीजनों को बर्मा भेजने का आदेश दिया। मोहन सिंह ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने एक मांग रखी, जब तक जापानी इंपीरियल सरकार औपचारिक रूप से भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा नहीं करती और INA को एक स्वतंत्र राष्ट्र की संप्रभु सेना के रूप में मान्यता नहीं देती, तब तक मेरा एक भी सैनिक अपनी बैरक नहीं छोड़ेगा। जापानी कमांडर स्तब्ध थे। यह खुला विद्रोह था। यह छोटी नस्ल का एक अधिकारी, जिसे उन्होंने ही जनरल बनाया था, अब उन्हीं को आंखें दिखा रहा था। दिसंबर 1942 के अंत में सब कुछ टूट गया। जापानी सैन्य पुलिस ने जनरल मोहन सिंह को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने औपचारिक रूप से पहली आज़ाद हिंद फौज को भंग डिसबैंड कर दिया। 40,000 सैनिक, जिन्होंने एक नए सपने के लिए अपनी पुरानी वफादारी तोड़ी थी, अब फिर से बेघर हो गए। उनका नेता जेल में था। उनकी सेना खत्म हो चुकी थी। उन्हें वापस उन्हीं युद्धबंदी कैंपों में ठूंस दिया गया जहां से वे आए थे। यह सपना शुरू होने से पहले ही मर चुका था। लंदन में ब्रिटिश साउथ ईस्ट एशिया कमांड के दफ्तरों में खुफिया रिपोर्टें पहुंच रही थीं। रिपोर्टों में तथाकथित इंडियन नेशनल आर्मी के बनने और फिर विफल हो जाने की बात थी। कमांडर राहत की सांस ले रहे थे। उन्हें लगा खतरा टल गया। यह एक छोटा मोटा असफल विद्रोह था जो जापानी कठपुतलियों की आपसी लड़ाई में ही खत्म हो गया। भारतीय सैनिक आखिरकार अपने ब्रिटिश आकाओं के वफादार थे। उन्हें लगा कि 45,000 सैनिकों का वह जत्था अब सिंगापुर और बर्मा के कैंपों में बाकी का युद्ध चुपचाप गुजारेगा। वे बहुत बड़ी गलती कर रहे थे, क्योंकि जापानी जानते थे कि मोहन सिंह की गिरफ्तारी एक गलती थी। उन्होंने देखा कि 40,000 सैनिक हथियार डालने को तैयार थे, लेकिन वे किसी जापानी अधिकारी के नीचे काम नहीं करना चाहते थे। उन्हें एक लीडर चाहिए था। जापानियों को एहसास हुआ कि उन्हें मोहन सिंह से भी बड़े कद के किसी व्यक्ति की जरूरत है। कोई ऐसा जिसका नाम ही पूरे भारत में एक तूफान ला दे। कोई ऐसा जो हिटलर और मुसोलिनी की आंखों में आंखें डालकर बात करता हो। कोई ऐसा जो अंग्रेजों की कैद से निकलकर पूरी दुनिया का चक्कर लगा चुका हो। उन्हें एक नेताजी की जरूरत थी। और 8,000 किलोमीटर दूर बर्लिन में वह नेताजी एक जर्मन पनडुब्बी यू बोट में कदम रखने की तैयारी कर रहा था। एक ऐसी यात्रा पर जो इतिहास के सबसे 9 फरवरी 1943, कील बंदरगाह, जर्मनी, उत्तरी अटलांटिक का बर्फीला अंधेरा। एक जर्मन यू बोट U-180 चुपचाप बंदरगाह से निकल रही है। यह एक टाइप 9XD एक बोट है, एक मालवाहक पनडुब्बी जिसे लंबी दूरी के लिए बनाया गया है। लेकिन आज यह कोई टॉर्पीडो या रसद नहीं, बल्कि 2 इंसानों को ले जा रही है जो दुनिया के सबसे वांछित, मोस्ट वांटेड लोगों में से हैं। इसके घुटन भरे तंग पेट में डीजल और पसीने की गंध के बीच एक भारतीय शख्स बैठा है। उसने अपने गोल चश्मे को ठीक किया। यह कोई सैनिक नहीं है, ये सुभाष चंद्र बोस हैं। उनके साथ उनके वफादार सहयोगी आबिद हसन हैं। बोस जर्मनी में लगभग 2 साल से थे। उन्होंने हिटलर और नाजी हाई कमांड को भारत की आज़ादी के लिए मनाने की कोशिश की थी। उन्होंने उत्तरी अफ्रीका में पकड़े गए भारतीय युद्धबंदियों में से एक इंडियन लीजन, इंडीशे लीजन भी बनाई थी। लेकिन बोस समझ चुके थे कि हिटलर को भारत की आज़ादी में कोई दिलचस्पी नहीं है। वह सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा टूल चाहता था। बोस की असली उम्मीद पूरब में थी, वहीं जहां 40,000 सैनिक उनका इंतजार कर रहे थे। लेकिन वहां पहुंचना नामुमकिन के करीब था। यूं $180 का यह सफर इतिहास का सबसे खतरनाक समुद्री रास्ता था। यह पनडुब्बी सतह पर नहीं चल सकती थी, क्योंकि ब्रिटिश रॉयल नेवी का हर विध्वंसक, डिस्ट्रॉयर और हर गश्ती विमान, पेट्रोल बॉम्बर उसका शिकार कर रहा था। उन्हें पूरे अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाकर केप ऑफ गुड होप से होते हुए हिंद महासागर में जाना था। 90 दिनों तक बोस और हसन लोहे के उस ताबूत में बंद रहे।
90 दिन, हर पल मौत के साए में। जब भी कोई ब्रिटिश जहाज पास से गुजरता, पनडुब्बी को गहरे पानी में साइलेंट रनिंग पर जाना पड़ता। ऑक्सीजन कम हो जाती, गर्मी असहनीय हो जाती। यह एक राजनेता का नहीं, एक फकीर का सफर था। फिर 26 अप्रैल 1943 को मेडागास्कर के तट से 400 समुद्री मील दक्षिण पश्चिम में इतिहास की एक अनोखी घटना घटी। जर्मन यू 180 सतह पर आई। कुछ ही दूर लहरों के बीच एक और पनडुब्बी सतह पर आई। ये जापानी इंपीरियल नेवी की सबमरीन डॉलर 129 थी। अटलांटिक के बीचों बीच तूफानी लहरों पर दो दुश्मन सेनाओं एक्सिस पावर्स की पनडुब्बियों ने मुलाकात की। एक छोटी रबर की नाव को पानी में उतारा गया। सुभाष चंद्र बोस और आबिद हसन उस कांपती हुई नाव पर सवार हुए और एक पनडुब्बी से दूसरी तक पहुंचे। ये पूरे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दो अलग-अलग नौसेनाओं की पनडुब्बियों के बीच इंसानों का एकमात्र ट्रांसफर था। एक भी गलती और वे हमेशा के लिए समुद्र में खो जाते। जैसे ही बोस जापानी डॉलर 29 पर चढ़े, वे एक्सिस की एक जिम्मेदारी से दूसरी की संपत्ति बन गए। 29 उन्हें सुमात्रा के सबांग ले गई और वहां से उन्हें हवाई जहाज से टोक्यो पहुंचाया गया। जून 1943 में बोस ने जापानी प्रधानमंत्री हिदेकी तोजो से मुलाकात की। यह मुलाकात हिटलर के साथ हुई मुलाकात जैसी नहीं थी। तोजो ने बोस को एक फरियादी की तरह नहीं, बल्कि आजाद हिंद, स्वतंत्र भारत के भावी राष्ट्र प्रमुख, हेड ऑफ स्टेट के रूप में देखा। तोजो ने जापानी संसद डाइएट में खाड़ीडीडीएछे होकर घोषणा की, जापान भारत को उसकी आज़ादी हासिल करने के लिए हर संभव सहायता देने के लिए 2 जुलाई 1943 को एक जापानी विमान सिंगापुर के कल्लांग हवाई अड्डे पर उतरा। सिंगापुर के उन कैंपों में जहां 40,000 सैनिक निराशा में जी रहे थे, जहां पहली INA की असफलता ने सबका मनोबल तोड़ दिया था, वहां एक बिजली सी कौंध गई। नेताजी आ गए थे। 5 जुलाई 1943, कैथे बिल्डिंग के सामने, सिंगापुर। ये वही 40,000 सैनिकों की भीड़ है जो फेरर पार्क में हताश बैठी थी, जो मोहन सिंह की गिरफ्तारी के बाद नाउम्मीद हो चुकी थी। लेकिन आज हवा में कुछ अलग है। एक बिजली सी दौड़ रही है। वे अपने सामने मंच पर खड़े उस शख्स को देख रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस, नेताजी। वे एक थके हारे, जेल से भागे हुए नेता की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन जो उनके सामने खड़ा था, वह एक तूफान था। उनकी आवाज में न थकान थी, न दया की भीख। उनकी आवाज में आग थी। उन्होंने माइक्रोफोन पकड़ा और उनकी आवाज सिंगापुर के उस मैदान में गूंजी। उन्होंने सैनिकों को उनकी हार के लिए धिक्कारा नहीं, उन्होंने उन्हें दिलासा नहीं दिया, उन्होंने उन्हें एक सच्चाई दी। आज वे गरजे, दुनिया में लड़ने का सबसे अच्छा बहाना हमारे पास है। हमारी आजादी के लिए लड़ने से ज्यादा गौरवशाली और क्या हो सकता है? उन्होंने साफ कर दिया, यह मत सोचो कि तुम जापान के लिए लड़ रहे हो, तुम हिंदुस्तान के लिए लड़ रहे हो। जापान की जीत, जर्मनी की जीत, वह हमारा रास्ता हो सकती है, लेकिन वह हमारी मंजिल नहीं है। हमारी मंजिल दिल्ली है। उन्होंने एक पल के लिए भीड़ को देखा, उन हजारों चेहरों को जिन्होंने सब कुछ खो दिया था। मैं आपको आराम की जिंदगी का वादा नहीं कर सकता, बोस ने कहा। मैं आपको भूख, प्यास, जख्म और मौत का वादा करता हूं। मैं आपको मुश्किलों का वादा करता हूं, लेकिन मैं आपको एक और चीज का वादा करता हूं। उन्होंने अपनी मुट्ठी भींची। मैं आपको आजादी का वादा करता हूं। और फिर उन्होंने वे शब्द कहे जो इतिहास बन गए। वह एक सौदा था जो कोई राजनेता नहीं, सिर्फ एक क्रांतिकारी कर सकता था। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया और फिर 40,000 आवाजों का एक सैलाब उमड़ पड़ा। इनकलाब जिंदाबाद, आजाद हिंद जिंदाबाद। यह अब हारे हुए युद्ध बंदियों की भीड़ नहीं थी, यह एक सेना का पुनर्जन्म था। कुछ ही हफ्तों में सब कुछ बदल गया। 21 अक्टूबर 1943 को बोस ने सिंगापुर में आजाद हिंद की अस्थायी सरकार, प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया की स्थापना की। यह सिर्फ एक सेना नहीं थी, यह एक देश था, बिना जमीन के, लेकिन एक झंडे, एक बैंक,
एक कैबिनेट और एक सेना के साथ। और ये सिर्फ मर्दों की सेना नहीं थी। बोस ने दुनिया को तब हैरान कर दिया जब उन्होंने रानी झांसी रेजिमेंट की घोषणा की, एशिया की पहली पूरी तरह से महिलाओं की लड़ाकू इन्फैंट्री यूनिट। सिंगापुर और मलाया के रबर बागानों में काम करने वाली आम तमिल महिलाएं अपनी आरामदायक जिंदगी छोड़कर बंदूकें उठाने के लिए लाइन में लग गईं। लंदन में और दिल्ली में वायसराय के महल में ब्रिटिश हाई कमांड के दफ्तरों में अब घबराहट थी। यह अब कोई असफल विद्रोह नहीं था। यह एक दुःस्वप्न था जो सच हो गया था। खुफिया रिपोर्टें रोंगटे खड़े कर देने वाली थीं। 40,000 भारतीय सैनिक, ब्रिटिश इंडियन आर्मी में ट्रेनिंग पाए हुए, अंग्रेजों की रणनीति जानने वाले, अब दुश्मन की वर्दी पहने दुश्मन के हथियारों से लैस थे। और उनका नेतृत्व वह शख्स कर रहा था जिसे अंग्रेज सबसे खतरनाक विद्रोही मानते थे। वे अब सिर्फ युद्धबंदी POWs नहीं थे, वे आजाद हिंद फौज थे। और वे भारत की सीमा की तरफ बढ़ रहे थे। जो झटका सिंगापुर में लगा था वह अब डर में बदल चुका था, क्योंकि अब सवाल क्या नहीं था, सवाल था कब। जनवरी 1944, रंगून, बर्मा। सिंगापुर की जीत अब एक धुंधली याद है। अब असली काम शुरू होता है। रंगून, आज का यांगून, आजाद हिंद सरकार का नया फॉरवर्ड हेडक्वार्टर बन चुका है। यहाँ INA के सैनिक एक बड़े खतरनाक जापानी प्लान का हिस्सा बन रहे हैं। जापानी 15वीं सेना के कमांडर जनरल रेन्या मुतागुची एक जुआ खेलने जा रहे हैं। एक ऐसा जुआ जो युद्ध का पासा पलट सकता है। इस प्लान का कोडनेम है ऑपरेशन यूगो। ऑपरेशन यूगो। यूगो का मकसद है बर्मा से भारत पर बिजली की रफ्तार से हमला करना, इंफाल और कोहिमा के बड़े ब्रिटिश सप्लाई डिपो पर कब्जा करना और चीन तक जाने वाली अंग्रेजों की जीवन रेखा, सप्लाई लाइन को काट देना। लेकिन सुभाष चंद्र बोस के लिए यह सिर्फ एक जापानी सैन्य हमला नहीं है। यह दिल्ली चलो का पहला कदम है। वह जापानी हाईकमांड को इस बात के लिए राजी करते हैं कि इस हमले का नेतृत्व INA की ब्रिगेडों को करना होगा। क्यों? क्योंकि यह एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है। जरा सोचिए, सीमा के उस पार ब्रिटिश 14वीं सेना में लाखों भारतीय सैनिक हैं। सिख, जाट, गोरखा, मद्रासी, वे अंग्रेजों के लिए लड़ रहे हैं। क्या होगा जब वे अपने ही भाइयों को भारतीय तिरंगा लेकर इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए अपनी तरफ आते देखेंगे? क्या वे गोली चलाएंगे या वे अपनी बंदूकें फेंक कर अपने भाइयों से गले मिलेंगे? यही वह डर था। यही वह क्या अगर, व्हाट इफ था, जिसने लंदन में बैठे चर्चिल और दिल्ली में बैठे वायसराय लॉर्ड वेवेल की नींद उड़ा दी थी। 14वीं सेना के ब्रिटिश कमांडर जनरल विलियम स्लिम इस खतरे को किसी और से बेहतर समझते थे। उन्हें INA से ज्यादा INA के विचार, आइडिया से डर लगता था। उन्होंने अपने भारतीय सैनिकों को INA के बारे में चेतावनी दी। उन्होंने INA के सैनिकों को जिफ्स जापानी प्रेरित बलों का नाम दिया, यानी गद्दार और कठपुतलियां। लेकिन डर असली था। अगर INA ने सीमा पार की और ब्रिटिश इंडियन आर्मी में एक बड़े विद्रोह को भड़का दिया, तो पूरा पूर्वी मोर्चा ढह जाएगा। भारत अंग्रेजों के हाथ से निकल जाएगा। 4 मार्च 1944 को ऑपरेशन यूगो शुरू हुआ। INA की सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड और आजाद ब्रिगेड ने जापानी डिवीजनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बर्मा के घने मलेरिया से भरे जंगलों को पार करना शुरू कर दिया। उनके पास रसद कम थी, जूते फटे हुए थे, लेकिन उनकी आंखों में एक जुनून था। वे घर जा रहे थे। 18 मार्च 1944, इतिहास का एक भूला हुआ दिन। INA की बहादुर सुभाष ब्रिगेड के सैनिक कर्नल शौकत मलिक के नेतृत्व में बर्मा भारत सीमा पर पहुंचे। उन्होंने चिंडविन नदी को पार किया और उन्होंने उस मिट्टी पर कदम रखा जिसे हिंदुस्तान कहते थे। वे आजादी के बाद भारतीय धरती पर कदम रखने वाली पहली आजाद भारतीय सेना बने। 14 अप्रैल 1944 को कर्नल शौकत मलिक ने इंफाल से कुछ ही मील दूर मोइरांग कस्बे में ब्रिटिश बैरक पर हमला किया और उसे जीत लिया। और वहां
सैकड़ों स्थानीय लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट के बीच उन्होंने भारतीय तिरंगा फहराया। खबर जंगल की आग की तरह फैली, सिंगापुर से बर्लिन तक और सबसे खौफनाक तरीके से लंदन तक। ब्रिटिश कमांडर जो कल तक सिंगापुर की हार से स्तब्ध, शॉक थे, वे अब दहशत, टेरिफाइड में थे। यह अब कोई खुफिया रिपोर्ट नहीं थी, यह कोई प्रोपेगेंडा नहीं था। दुश्मन, उनका अपना दुश्मन, उनके घर के दरवाजे पर आ पहुंचा था। सिंगापुर में जो जल्जला शुरू हुआ था, वह अब कोहिमा और इम्फाल के दरवाजों पर एक सुनामी बनकर दस्तक दे रहा था। अप्रैल 1944। कोहिमा और इम्फाल के बाहरी इलाके। यह वह पल है, वह कांटे का क्षण जिस पर हिंदुस्तान का भविष्य टिका है। अंग्रेज अपनी मजबूत किलेबंदी में घिर चुके हैं। इम्फाल का मैदानी इलाका दुनिया से कट चुका है। कोहिमा की पहाड़ी पर ब्रिटिश और भारतीय सैनिकों की एक छोटी सी टुकड़ी मौत तक लड़ने के लिए तैयार हजारों जापानी और आईएनए सैनिकों से घिरी हुई है। जनरल मुतागुची मुटागुची का जुआ काम करता दिख रहा है। दिल्ली चलो का नारा अब सिर्फ एक सपना नहीं, एक हकीकत बनने के कगार पर है। और फिर आसमान फट पड़ता है। मॉनसून। यह कोई आम बारिश नहीं थी, यह एक आसमानी सैलाब था। यह अपने तय समय से हफ्तों पहले आ गया। जापानी हाई कमांड की सबसे बड़ी, सबसे घातक गलती। जनरल मुतागुची ने यह मान लिया था कि वे मॉनसून शुरू होने से पहले इम्फाल पर कब्जा कर लेंगे। वह गलत थे। कुछ ही दिनों में बर्मा के जंगल, जो अभी तक रास्ता थे, एक दलदल बन गए। सड़कें नदियों में बदल गईं। छोटी धाराएं उफनते हुए सैलाब बन गईं। जिस जमीन पर आईएनए के सैनिक चल रहे थे, वह कीचड़ का एक अंतहीन समंदर बन गई। और इस कीचड़ ने उस चीज को निगल लिया जो किसी भी सेना के लिए खून से ज्यादा जरूरी है, रसद, सप्लाईज। मुतागुची का पूरा प्लान इस बात पर टिका था कि वे अंग्रेजों के गोदामों पर कब्जा करेंगे और उन्हीं के हथियारों और राशन से आगे बढ़ेंगे। यह एक ऐसा जुआ था जिसमें बैकअप प्लान था ही नहीं। ट्रक, टैंक और तोपें घुटनों तक कीचड़ में धंस गईं। उन्हें खींचने वाले खच्चर और बैल भूख से मरने लगे, और जल्द ही सैनिक भी। यह अब युद्ध नहीं था, यह जिंदा रहने की जंग थी। कोहिमा की पहाड़ियों पर बैटल ऑफ द टेनिस कोर्ट में जापानी और अंग्रेज सैनिक इतनी करीब से लड़ रहे थे कि वे एक दूसरे पर हैंड ग्रेनेड फेंक सकते थे। लेकिन जहां अंग्रेजों के लिए जनरल स्लिम के C-47 ट्रांसपोर्ट विमान आसमान से लगातार खाना, दवाइयां और गोला बारूद बरसा रहे थे, वहीं आईएनए और जापानी सैनिक भूख से बेहाल थे। सुभाष ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड के सैनिकों, जिनकी आंखों में दिल्ली का सपना था, अब वे घास और जंगली पत्ते उबाल कर खा रहे थे। वे अपने चमड़े के जूतों को उबाल कर उसका सूप पी रहे थे। मलेरिया, पेचिश और कुपोषण ने हजारों को मार डाला। यह इंसानी जाज्बे की सबसे खौफनाक परीक्षा थी। वे लड़े, वे बहादुरी से लड़े। लेकिन आप सिर्फ जज्बे के दम पर, भूखे पेट, गोलियों और बीमारी से नहीं लड़ सकते। उधर अंग्रेजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। उन्होंने दुनिया के हर कोने से हवाई जहाजों के बेड़े बुला लिए। जनरल स्लिम ने अपने सैनिकों को एक ही आदेश दिया, वहीं रुको और लड़ो, और वे लड़े। ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सिख, गोरखा और मद्रासी सैनिकों ने, जो सीमा के उस पार थे, अपने ही आईएनए भाइयों के खिलाफ जबरदस्त जंग लड़ी। वफादारी का वह मनोवैज्ञानिक युद्ध अंग्रेज जीत गए थे। जुलाई 1944 तक सब खत्म हो गया। जापानी सेना बिखर चुकी थी। इम्फाल का घेरा टूट गया था। ऑपरेशन यूगो विफल हो गया था। सुभाष चंद्र बोस का दिल टूट गया था, लेकिन उनका हौसला नहीं। उन्होंने पीछे हटने का आदेश दिया। यह कोई आम सैन्य वापसी नहीं थी, यह इतिहास के सबसे दर्दनाक डेथ मार्चेस में से एक था। 85,000 जापानी और आईएनए सैनिकों ने इम्फाल की ओर मार्च शुरू किया था। 50,000 से ज्यादा कभी वापस नहीं लौटे। वे कीचड़, भूख और बीमारी में खो गए। दिल्ली चलो का सपना इम्फाल के दलदल में डूब गया था। लंदन में ब्रिटिश कमांडरों की दहशत अब एक ठंडे, निर्मम संतोष में बदल गई थी। उन्हें स्तब्ध करने वाली सेना अब बिखर चुकी थी। उन्हें लगा खतरा हमेशा के लिए टल गया।
लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि सुभाष चंद्र बोस की यह हारी हुई जंग आने वाले समय में जीती हुई जंग से ज्यादा खतरनाक साबित होने वाली थी। 1945। दुनिया बदल चुकी है। यूरोप में युद्ध समाप्त हो गया है। हिटलर मर चुका है। पूरब में दो परमाणु सूर्यों ने हिरोशिमा और नागासाकी को भाप बना दिया है। जापानी साम्राज्य, जिसने एशिया को आजाद कराने का वादा किया था, बिना शर्त आत्मसमर्पण कर चुका है। रंगून, सिंगापुर और बर्मा के जंगलों में आजाद हिंद फौज INA के बचे खुचे सैनिक अब एक सेना नहीं है। वे पराजित हैं, थके हुए, भूखे। वे विजयी ब्रिटिश सेना के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं और उनके नेता, नेताजी गायब हो चुके हैं। 18 अगस्त 1945। ताइहोकू, आज का ताइपेई, ताइवान। खबर आती है कि सोवियत संघ के लिए उड़ान भरते समय एक जापानी बॉम्बर क्रैश हो गया है। सुभाष चंद्र बोस गंभीर रूप से जल गए और उनकी मृत्यु हो गई है। टाइगर चला गया था। दिल्ली चलो का सपना राख हो गया था। लंदन और दिल्ली में ब्रिटिश हाई कमांड जश्न मना रहा है। सिंगापुर का 1942 का सदमा, शॉक आखिरकार खत्म हो गया था। लॉर्ड माउंटबेटन की 14वीं सेना ने बर्मा और मलाया पर फिर से कब्जा कर लिया था। सिंगापुर पर फिर से यूनियन जैक लहरा रहा था। अब गद्दारों को सजा देने का समय था। अंग्रेजों ने INA के पकड़े गए 23,000 से ज्यादा सैनिकों को युद्धबंदी शिविरों में डाल दिया और उन्होंने दुनिया के सामने एक मिसाल कायम करने का फैसला किया। नवंबर 1945। लाल किला, दिल्ली। ये कोई आम इमारत नहीं है। ये भारत में ब्रिटिश राज्य के शाही तख्त का प्रतीक है। यही वह जगह है जहां 1858 में आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था। अंग्रेजों ने अपने अहंकार में उसी लाल किले को अपने शो ट्रायल के लिए चुना। उन्होंने 3 सबसे वरिष्ठ INA अधिकारियों को कटघरे में खड़ा किया। एक हिंदू, कर्नल प्रेम कुमार सहगल, एक मुस्लिम, जनरल शाह नवाज खान, और एक सिख, कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लों। योजना सरल थी। इन तीनों को राजा के प्रति वफादारी की कसम तोड़ने का दोषी ठहराना, उन्हें गद्दार साबित करना, पूरी दुनिया को और खासकर ब्रिटिश इंडियन आर्मी के बाकी सैनिकों को यह दिखाना कि विद्रोह का अंजाम क्या होता है। लेकिन जैसे ही मुकदमा शुरू हुआ, अंग्रेजों को उस सदमे का असली मतलब समझ में आया। वह सदमा सिंगापुर में 40,000 सैनिकों के INA में शामिल होने का नहीं था। असली सदमा अब लगने वाला था। जैसे ही मुकदमे की कार्यवाही अखबारों में छपी, पूरे भारत में एक ज्वालामुखी फट पड़ा। INA की कहानियां, जिन्हें अंग्रेजों ने सालों तक सेंसर कर रखा था, अब हर जुबान पर थीं। बोस की पनडुब्बी यात्रा, रानी झांसी रेजिमेंट की बहादुरी, इन्फाल की भूखी लड़ाई, मोइरांग में फहराया गया तिरंगा। इन कहानियों ने एक सोए हुए देश को झिंझोड़ कर रख दिया। वे 3 लोग, जिन्हें अंग्रेज गद्दार कह रहे थे, वे रातों रात पूरे हिंदुस्तान के हीरो बन गए। जवाहरलाल नेहरू, जो बोस के तरीकों से सख्त असहमत थे, उन्होंने अपना वकालत का काला कोट पहना और अपने पूर्व साथी को बचाने के लिए लाल किले पहुंच गए। ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल क्लॉड ऑचिनलेक दिल्ली में अपने दफ्तर से यह सब देख रहे थे और वे स्तब्ध थे। यह वह शौक था जिसका उन्हें अंदाजा नहीं था। सड़कों पर दंगे भड़क उठे, लेकिन सबसे डरावनी चीज वह हुई जिसकी अंग्रेजों ने कभी कल्पना नहीं की थी। फरवरी 1946। बंबई, मुंबई बंदरगाह, रॉयल इंडियन नेवी के भारतीय नाविकों ने विद्रोह कर दिया। उन्होंने अपने जहाजों से यूनियन जैक उतार फेंका और तिरंगा लहरा दिया। इनकलाब जिंदाबाद के नारे बंबई के तटों पर गूंजने लगे। यह विद्रोह कराची से कलकत्ता तक फैल गया। रॉयल इंडियन एयर फोर्स के पायलटों ने हड़ताल कर दी। यह इन्फाल का वह क्या अगर, व्हाट इफ था, जो अब सच हो रहा था। जनरल ऑचिनलेक ने लंदन को एक गुप्त, घबराया हुआ मेमो भेजा। उन्होंने लिखा, INA के मुकदमे ने ब्रिटिश इंडियन आर्मी के हर भारतीय सैनिक की वफादारी को नष्ट कर दिया है। हम अब अपने ही भारतीय सैनिकों पर अपने लोगों को दबाने के लिए भरोसा नहीं कर सकते। खेल खत्म हो चुका था।
अंग्रेजों को एहसास हुआ कि वे युद्ध जीत गए हैं, लेकिन वे भारत हार चुके हैं। सुभाष चंद्र बोस इम्फाल की लड़ाई हार गए थे, लेकिन उनकी हारी हुई सेना ने लाल किले के कटघरे से ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी थी। सिंगापुर में जो 40,000 सैनिक खड़े हुए थे, उन्होंने दिल्ली को जीत लिया था,